सोचिए, अगर आपको बिना एक भी हथियार उठाए युद्ध जीतना पड़ जाए, क्या आप कर पाएंगे? आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे बीरबल और अकबर ने बिना तलवार के ही राज्य की सबसे बड़ी चुनौती को मात दी। ये है वो अद्भुत कहानी जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। स्वागत है आपका मॉरल गाथा में। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। राजसभा में उस दिन असामान्य सन्नाटा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर वो परिचित मुस्कान नहीं थी। सीमा पर पड़ोसी राज्य से लगातार झड़पों की खबरें आ रही थीं। सेनापति युद्ध की तैयारी की बातें कर रहे थे, हथियार गिने जा रहे थे, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। तभी अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती देता हूं जिसे पूरा करना असंभव माना जाएगा। बिना हथियार के युद्ध जीत कर दिखाओ। दरबार में खुसर फुसर फैल गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिलाया। युद्ध, और वो भी बिना हथियार। ये तो स्वयं बीरबल की बुद्धि की भी परीक्षा से परे लगता था। बीरबल ने न झुककर प्रणाम किया, न घबराए। उन्होंने केवल शांत स्वर में कहा, हुजूर, मुझे समय दीजिए और अनुमति दीजिए कि मैं अपने तरीके से इस युद्ध को जीतने का प्रयास करूं। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया। समय तुम्हारा है, पर याद रखो, यदि असफल हुए तो ये माना जाएगा कि ये चुनौती सच में नामुमकिन थी। बीरबल ने मन ही मन स्थिति को समझना शुरू किया। उन्हें पता था कि सामने वाला राजा शक्तिशाली है, पर उतना ही घमंडी भी। उसकी सेना बड़ी थी, पर राज्य के भीतर असंतोष की आग सुलग रही थी। बीरबल ने न तो तलवार उठाई, न ही सेना की कमान संभाली। उन्होंने सबसे पहले राज्य के व्यापारियों, यात्रियों और साधारण लोगों से बातें शुरू की। वे बाजारों में गए, सरायों में बैठे, रास्तों पर चलते लोगों से सुनी अनसुनी बातें एकत्र करने लगे। कुछ ही दिनों में बीरबल को समझ आ गया कि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, युद्ध मन में भी लड़ा जाता है। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर पड़ोसी राज्य की ओर यात्रा की। उनके साथ न सैनिक थे, न हथियार, केवल कुछ साधारण वस्त्र और एक तीक्ष्ण बुद्धि। वहां पहुंचकर बीरबल ने स्वयं को एक साधारण विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया। वे गांव-गांव गए, लोगों से प्रश्न पूछे, कहानियां सुनाईं और बदले में उनकी समस्याएं सुनी। उन्हें पता चला कि उस राज्य में कर बहुत अधिक हैं, सैनिकों का व्यवहार कठोर है और राजा अपने दरबारियों की चापलूसी में ही सत्य समझता है। बीरबल ने लोगों के मन में धीरे धीरे ये विचार बोना शुरू किया कि युद्ध से उन्हें क्या मिलेगा। खेत जलेंगे, व्यापार रुकेगा और अंत में पीड़ा केवल जनता को होगी। वे किसी को भड़काते नहीं थे, केवल प्रश्न पूछते थे, यदि युद्ध न हो तो? यही प्रश्न लोगों के मन में घर करने लगा। उसी बीच बीरबल ने उस राज्य के कुछ बुद्धिजीवियों और कवियों से मित्रता की। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपनी कविताओं और कथाओं में युद्ध की विभीषिका और शांति की महिमा को उजागर करें। कुछ ही समय में गीतों और कहानियों के माध्यम से ये विचार फैलने लगा कि युद्ध वीरता नहीं, मूर्खता भी हो सकता है। उधर उस राज्य के राजा तक ये खबर पहुंची कि प्रजा के बीच शांति की बातें फैल रही हैं। उसे लगा कि ये सब अकबर की चाल है। क्रोध में उसने युद्ध की घोषणा और तेज कर दी। सेना को तैयार रहने का आदेश हुआ। बीरबल को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। वे स्वयं राजा के दरबार में पहुंचे। बिना किसी डर के उन्होंने कहा, महाराज, मैं अकबर का दूत नहीं, बल्कि आपकी प्रजा का दर्पण हूं। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुम बिना हथियार के यहां आए हो, क्या ये तुम्हारी मूर्खता नहीं? बीरबल मुस्कुराए, मूर्खता वो होती है जो नुकसान को ना देखे। मैं केवल प्रश्न लेकर आया हूं। फिर बीरबल ने राजा को उसकी ही प्रजा की बातें सुनाईं। कैसे किसान भयभीत हैं, कैसे व्यापारी घाटे से डर रहे हैं, कैसे सैनिक मन ही मन थक चुके हैं। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, केवल सच्चाई सामने रखी। अंत में उन्होंने कहा, युद्ध जीतने पर आपको क्या मिलेगा और हारने पर क्या खोएंगे? पर यदि युद्ध ना हो तो क्या आप वास्तव में कुछ खोएंगे? राजा पहली बार मौन हो गया। दरबारियों ने भी सिर झुका लिया। ये वो युद्ध था जो शब्दों से लड़ा जा रहा था, तलवारों से नहीं। कुछ दिनों तक राजा ने बीरबल की बातों पर विचार किया। उसने अपने गुप्तचरों से सच्चाई जानी और पाया कि बीरबल की कही हर बात सही है। अंततः उसने अकबर को संदेश भेजा कि वो युद्ध नहीं चाहता, बल्कि संधि और सहयोग चाहता है। जब ये समाचार अकबर तक पहुंचा तो पूरे दरबार में आश्चर्य फैल गया।
बिना एक भी हथियार उठाए युद्ध टल गया था। बीरबल लौटे तो अकबर ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती को सच में असंभव से संभव बना दिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां बुद्धि का प्रयोग होता है वहां रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हुजूर। उस दिन अकबर ने समझा कि सच्चा विजय का वो नहीं जो शत्रु को मार गिराए, बल्कि वो है जो शत्रु को मित्र बना ले। और इस प्रकार बिना हथियार के, बिना युद्ध के मैदान में उतरे बीरबल ने युद्ध जीत लिया, मन का युद्ध, जो सबसे कठिन और सबसे महान होता है। बीरबल के लौट आने के बाद भी राज दरबार की हवा बदली बदली सी थी। युद्ध टल चुका था, पर उसकी छाया अभी पूरी तरह हटी नहीं थी। सीमाओं पर खड़े सैनिक, महीनों से फैला भय, व्यापार में आई रुकावट और जनता के मन में बैठी आशंका, ये सब एक साथ समाप्त नहीं हो सकता था। अकबर ये भली भांति समझते थे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बैठने का संकेत दिया। दरबार भरा हुआ था, पर सन्नाटा ऐसा था जैसे सब किसी अदृश्य निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हों। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, युद्ध तो बिना हथियार जीत लिया गया, पर अब शांति को टिकाए रखना भी उतना ही बड़ा युद्ध है। बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, युद्ध से कठिन होता है शांति का संरक्षण। तलवारें तो एक बार म्यान में चली जाएं, पर मन की तलवारें देर से शांत होती हैं। अकबर ने उसी क्षण एक और आज्ञा दी। सीमांत क्षेत्रों में जो सैनिक महीनों से तैनात थे, उन्हें धीरे धीरे वापस बुलाया जाए, पर साथ ही जनता में विश्वास जगाने के लिए दूत भेजे जाएं। बीरबल ने स्वयं इस कार्य की जिम्मेदारी ली। वे जानते थे कि शब्दों से जीता गया युद्ध शब्दों से ही स्थायी बनता है। कुछ ही दिनों में बीरबल फिर यात्रा पर निकल पड़े। इस बार उनका लक्ष्य केवल पड़ोसी राज्य नहीं था, बल्कि अपने ही राज्य के वे हिस्से थे जहां युद्ध की आहट ने लोगों को भीतर से तोड़ दिया था। रास्ते में उन्हें ऐसे गांव मिले जहां बच्चे तलवार और भाले के खेल खेलने लगे थे, मानो युद्ध उनके बचपन का हिस्सा बन गया हो। बीरबल रुकते, बच्चों को पास बुलाते और उनसे पूछते, अगर खेल में जीत जाओ तो असल जिंदगी में क्या जीतोगे? बच्चे चुप हो जाते। तभी बीरबल उन्हें ऐसे खेल सिखाते जिनमें सहयोग जरूरी था, जहां जीत अकेले की नहीं, सबकी होती थी। एक नगर में उन्होंने देखा कि व्यापारी अभी भी डर के कारण अपने गोदाम खाली नहीं कर रहे थे। उन्हें भय था कि कहीं फिर युद्ध छिड़ गया तो सब लुट जाएगा। बीरबल ने नगर के प्रमुख व्यापारियों को बुलाया और उनसे कहा, डर से धन छिपाया जा सकता है, पर राज्य नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि अकबर स्वयं शांति के रक्षक हैं। धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौटने लगी। उधर पड़ोसी राज्य में भी परिवर्तन की लहर उठ रही थी। वहां के राजा के मन में बीरबल की बातें अब भी गूंज रही थीं। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अब शासन का तरीका बदलना होगा। करों में कुछ राहत दी गई, सैनिकों को जनता के साथ कठोरता छोड़ने का आदेश मिला। ये सब देखकर प्रजा के मन में पहली बार ये भाव आया कि बिना युद्ध के भी परिवर्तन संभव है। कुछ समय बाद दोनों राज्यों के प्रतिनिधि एक स्थान पर मिले। ये कोई युद्ध संधि की औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि एक संवाद था, जहां तलवारें नहीं, तर्क और अनुभव रखे जा रहे थे। बीरबल वहां उपस्थित थे, पर बोलने से अधिक सुन रहे थे। वे जानते थे कि जब लोग स्वयं बोलने लगते हैं, तभी शांति की जड़ें गहरी होती हैं। इस बैठक के बाद अकबर के राज्य में एक नई चर्चा शुरू हुई। लोग कहने लगे कि बीरबल ने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि सोच बदल दी। कुछ दरबारी इससे असहज भी थे। उन्हें लगता था कि यदि बुद्धि से सब कुछ हल होने लगा तो उनकी शक्ति और महत्व कम हो जाएगा। इन्हीं में से कुछ ने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। अकबर ने सब सुना, पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बीरबल को भली भांति जानते थे। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि बीरबल की परीक्षा अब जनता के सामने नहीं, बल्कि शासन की जड़ों में होगी। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम दिखाओ कि बिना भय के राज्य कैसे चलता है। बीरबल समझ गए कि ये चुनौती पहले से भी कठिन है। भय वो अदृश्य हथियार है जिससे राज्य चलते आए हैं। उसे हटाना तलवार फेंकने से कहीं कठिन था। बीरबल ने फिर वही किया जो वे हमेशा करते थे। उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। उन्होंने न्यायालयों का दौरा किया। देखा कि कई लोग सच जानते हुए भी डर के कारण बोल नहीं पाते। बीरबल ने न्यायाधीशों से कहा कि वे पहले सुने, फिर निर्णय दें। कुछ मामलों में उन्होंने स्वयं पीड़ित और आरोपी को आमने सामने बैठाकर संवाद करवाया। जब लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर बोलते तो भय स्वयं कम होने लगता। धीरे धीरे राज्य में ये संदेश फैलने लगा
कि अब डर से नहीं, समझ से काम होगा। ये परिवर्तन आसान नहीं था, कहीं कहीं विरोध भी हुआ। कुछ लोग कहते थे कि ये सब केवल कुछ समय का दिखावा है, पर बीरबल धैर्य से काम लेते रहे। एक दिन खबर आई कि सीमांत क्षेत्र में कुछ सैनिकों ने पुराने भय के कारण एक निर्दोष गांव को धमका दिया है। ये सुनकर अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत दंड का आदेश देने का विचार किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, यदि भय से भय को दबाया गया तो चक्र चलता रहेगा। अनुमति हो तो मैं वहां जाकर देखूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने सैनिकों से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सैनिकों ने स्वीकार किया कि वे फिर से युद्ध की आशंका में थे। बीरबल ने उन्हें बताया कि शांति केवल आदेश से नहीं आती, विश्वास से आती है। उन्होंने सैनिकों और गांव वालों के बीच संवाद करवाया। पहली बार दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी। वो तनाव जो तलवार से टूट सकता था, शब्दों से पिघल गया। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने महसूस किया कि राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा। ये वही राज्य था, पर उसकी आत्मा बदल रही थी। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि बिना हथियार के जीता गया युद्ध केवल शुरुआत थी। असली विजय अब हर दिन की होगी, जब निर्णय भय से नहीं, बुद्धि से लिए जाएंगे। बीरबल ने ये सुनकर केवल इतना कहा, हुजूर, युद्ध का अंत मैदान में होता है, पर शांति की शुरुआत मन से होती है। और इसी मन की यात्रा में राज्य आगे बढ़ता गया, जहां तलवारें इतिहास बनती जा रही थीं और बुद्धि भविष्य। राज्य में धीरे धीरे शांति की सांसें गहरी होने लगी थीं, पर यह शांति किसी शांत झील जैसी नहीं थी, बल्कि उस नदी की तरह थी जो पत्थरों से टकराकर आगे बढ़ती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता, पर भीतर कई धाराएं अब भी उथल-पुथल कर रही थीं। युद्ध टल चुका था, भय कमजोर पड़ा था, पर सत्ता, आदत और अहंकार, ये तीन ऐसे शत्रु थे जिनके पास कोई तलवार नहीं होती, फिर भी वे राज्य को भीतर से घायल कर सकते थे। अकबर ये सब अनुभव कर रहे थे। वे जानते थे कि बीरबल ने जो रास्ता दिखाया है वो आसान नहीं, पर स्थायी है। एक दिन देर रात अकबर अकेले बैठे थे। दीपक की लौ हिल रही थी, मानो उनके मन की स्थिति को प्रकट कर रही हो। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल आए तो अकबर ने बिना भूमिका के कहा, बीरबल, हमने युद्ध को टाल दिया, भय को कम किया, पर अब मुझे डर है कि शांति के नाम पर आलस्य न आ जाए, राज्य ठहर न जाए। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, ठहराव तब आता है जब लोग प्रश्न पूछना छोड़ देते हैं। यदि प्रश्न जीवित रहें तो राज्य चलता रहता है। अकबर ने उसी क्षण एक नया आदेश दिया। राज्य के हर हिस्से से अलग अलग वर्ग के लोगों को बुलाया जाए, किसान, व्यापारी, कारीगर, सैनिक, शिक्षक और यहाँ तक कि वे लोग भी जो अक्सर शासन से असंतुष्ट रहते हैं। कोई औपचारिक दरबार नहीं, कोई डराने वाला माहौल नहीं, बस संवाद। ये अपने आप में एक क्रांति थी। लोग आश्चर्य में थे कि बादशाह स्वयं उनकी बातें सुनना चाहते हैं। कई को विश्वास नहीं हुआ, कुछ ने सोचा ये कोई नई चाल होगी, फिर भी लोग आए। सभा आरंभ हुई। अकबर ऊंचे आसन पर नहीं बैठे, बल्कि सबके समान स्तर पर। ये दृश्य ही लोगों के मन में हलचल पैदा करने के लिए काफी था। बीरबल ने सभा का संचालन किया, पर वे प्रवचन नहीं दे रहे थे, केवल प्रश्न पूछ रहे थे। पहले एक वृद्ध किसान बोला। उसने बताया कि युद्ध की आशंका ने कैसे उसके खेत उजाड़ दिए थे, कैसे उसके बेटे को सैनिक बनने का डर सताता था। फिर एक व्यापारी बोला, जिसने भय के कारण वर्षों तक व्यापार रोके रखा। फिर एक सैनिक उठा, जिसने स्वीकार किया कि आदेश और डर के बीच वो खुद नहीं समझ पाता कि सही क्या है। ये सभा कई दिनों तक चली। हर दिन नई आवाजें, नई पीड़ाएं, नई उम्मीदें सामने आतीं। अकबर सुनते रहे, बीरबल देखते रहे। वे जानते थे कि ये प्रक्रिया स्वयं में एक युद्ध है, पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध, चुप्पी के विरुद्ध। पर हर परिवर्तन का विरोध होता है। कुछ उच्च पदों पर बैठे लोग इस नए तरीके से असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि यदि आम आदमी बोलने लगा तो उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उन्होंने भीतर ही भीतर एक योजना बनाई। अफवाहें फैलने लगीं कि ये सब राज्य को कमजोर कर देगा, कि पड़ोसी फिर से हमला कर सकते हैं, कि बहुत अधिक स्वतंत्रता अराजकता लाएगी। एक दिन अकबर तक ये बात पहुंची कि कुछ दरबारी बीरबल को हटाने की सोच रहे हैं। अकबर ने कुछ नहीं कहा, पर बीरबल को सब समझ आ गया। उन्होंने स्वयं अकबर से कहा, हुजूर, यदि मेरी उपस्थिति राज्य के लिए विवाद बन रही है तो मुझे अलग कर दीजिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, समस्या तुम्हारी नहीं, उन लोगों की सोच है जो शक्ति को सेवा नहीं, अधिकार समझते हैं। फिर भी अकबर ने एक कठिन निर्णय लिया।
उन्होंने बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहकर राज्य के दूरस्थ हिस्सों में जाने का आदेश दिया। निष्कासन नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी के रूप में। बीरबल मुस्कुराए। वे जानते थे कि असली काम दरबार से बाहर ही होता है। बीरबल ने यात्रा शुरू की। इस बार वे केवल सुनने नहीं, बल्कि देखने आए थे कि शांति का बीज कहाँ मजबूत हुआ और कहाँ कमजोर। उन्होंने देखा कि कुछ स्थानों पर लोग सच में बदल रहे थे। वे आपस में बैठकर समस्याएं सुलझा रहे थे, पर कुछ जगहों पर पुराना डर अब भी हावी था। एक छोटे से नगर में उन्होंने देखा कि स्थानीय अधिकारी लोगों की शिकायतें सुनने का नाटक करता है, पर भीतर से वही पुराना दमन जारी है। बीरबल ने वहां एक सभा बुलाई। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, बस एक कहानी सुनाई। एक ऐसे राजा की कहानी जो हर समस्या का समाधान दंड से करता था और अंत में अकेला रह गया। कहानी खत्म हुई, सन्नाटा छा गया। फिर वही अधिकारी खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूं। ये कहना आसान था, पर करना कठिन। बीरबल जानते थे, पर उन्होंने उसे समय दिया। उधर राजधानी में अकबर पर दबाव बढ़ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार को फिर से पुराने ढांचे में लौटना चाहिए। अकबर ने सब सुना, पर चुप रहे। वे स्वयं देखना चाहते थे कि बिना बीरबल के बीच कितने मजबूत हैं। कुछ महीनों बाद एक गंभीर संकट आया। सीमांत क्षेत्र में अफवाह फैली कि पड़ोसी राज्य फिर से हमला कर सकता है। डर ने फिर से उठाया। लोग घबराने लगे। कुछ दरबारी तुरंत हथियार उठाने की सलाह देने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलाने का विचार किया, पर फिर रुक गए। उन्होंने सोचा, यदि हर बार बीरबल पर निर्भर रहूं तो ये राज्य कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। उन्होंने वही किया जो बीरबल ने सिखाया था। उन्होंने प्रश्न पूछे। सेनापतियों से पूछा कि खबर कितनी सच्ची है। व्यापारियों से पूछा कि डर का स्रोत क्या है। जनता से पूछा कि वे क्या चाहती हैं, युद्ध या सत्य। जांच हुई। पता चला कि ये केवल अफवाह थी, जिसे कुछ स्वार्थी लोगों ने फैलाया था। अकबर ने उन्हें दंडित किया, पर क्रूरता से नहीं, बल्कि उदाहरण बनाकर। यह संदेश गया कि डर फैलाना अब अपराध है। कुछ समय बाद बीरबल लौटे। अकबर ने उन्हें गले लगाया। ये कोई औपचारिक स्वागत नहीं था, बल्कि एक मित्र का दूसरे मित्र से मिलना था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना भी राज्य ने स्वयं को संभाला। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर बड़े निर्णय से पहले संवाद, हर संकट से पहले सत्य की खोज। तलवारें अब भी थीं, सेना भी थी, पर वे अंतिम उपाय बन चुकी थीं, पहला नहीं। अकबर ने एक दिन दरबार में कहा, हमने बिना हथियार के युद्ध जीता था, पर आज मैं कहता हूं, हमने बिना डर के शासन करना सीख लिया है। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ये यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हर पीढ़ी को ये युद्ध फिर से लड़ना होता है, बिना हथियार के, अपने भीतर। और इसी निरंतर संघर्ष में राज्य जीवित रहा, बढ़ता रहा, जहां शक्ति का अर्थ बदल चुका था और विजय का अर्थ था समझ, करुणा और साहस। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर राज्य के भीतर चल रहा परिवर्तन किसी धीमी प्रक्रिया जैसा नहीं था। ये वैसा था जैसे जमीन के भीतर बीज फूट चुका हो। ऊपर से कुछ खास न दिखे, पर भीतर जड़ें गहराई तक फैल रही हों। अकबर अब पहले जैसे बादशाह नहीं रहे थे। उनके निर्णयों में पहले से अधिक ठहराव था और आंखों में वो बेचैनी कम हो चली थी जो युद्ध की आशंका से जन्म लेती है। फिर भी वे जानते थे कि सबसे कठिन युद्ध अभी शेष है, आदतों के विरुद्ध युद्ध। बीरबल के लौटने के बाद दरबार फिर से जीवंत हुआ, पर उसकी प्रकृति बदल चुकी थी। अब वहां केवल प्रशंसा और आज्ञा पालन नहीं था, बल्कि असहमति और प्रश्न भी स्थान पाने लगे थे। कई पुराने दरबारी इसे अपमान समझते थे। उनके लिए दरबार का अर्थ था सिर झुकाना, न कि सिर उठाकर बोलना। यही असंतोष धीरे धीरे एक छिपे हुए विरोध में बदलने लगा। एक दिन अकबर को सूचना मिली कि कुछ प्रांतों में स्थानीय शासक शांति और संवाद की नीति को कमजोरी समझकर अपने अपने तरीके से कठोर शासन चला रहे हैं। वे जनता को डराकर नियंत्रण में रखना चाहते थे, ताकि केंद्र की नई सोच वहां ना पहुंचे। ये खबर अकबर के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, बाहर से राज्य शांत दिखता है, पर भीतर कुछ लोग अब भी तलवार से शासन करना चाहते हैं। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो ये आग फिर भड़क सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, तलवार से शासन करने वालों को तलवार से हराया जा सकता है, पर तब हम भी वही बन जाएंगे। हमें उन्हें उन्हीं की सोच के सामने खड़ा करना होगा। अकबर ने बीरबल को विशेष अधिकार दिए, पर कोई सैनिक नहीं, केवल आदेश और संवाद की शक्ति।
बीरबल जानते थे कि ये यात्रा सबसे कठिन होगी, क्योंकि अब सामने शत्रु कोई बाहरी राजा नहीं बल्कि अपने ही लोग थे। पहला प्रांत जहां वे पहुंचे, वहां का अधिकारी बहुत प्रभावशाली था। उसने खुले रूप से कोई विद्रोह नहीं किया था, पर उसके व्यवहार में भय और दंड की पुरानी नीति साफ झलकती थी। जनता उससे डरती थी, पर बोलती नहीं थी। बीरबल ने वहां पहुंचकर कोई आदेश जारी नहीं किया। उन्होंने घोषणा करवाई कि वे कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे और लोगों से मिलेंगे। धीरे धीरे लोग आने लगे, पहले डरते हुए, फिर हिम्मत जुटाकर। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी बातों पर सजा दी जाती है, कैसे शिकायत करना अपराध समझा जाता है। बीरबल सब सुनते रहे। फिर उन्होंने उसी अधिकारी को सभा में बुलाया और उससे कहा, आज तुम भी सुनो। अधिकारी को यह अपमान लगा। उसने तर्क दिया कि कठोरता के बिना शासन संभव नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तो क्या भय हटते ही ये राज्य टूट जाएगा? क्या तुम्हें अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं? ये प्रश्न उस अधिकारी के लिए नया था। वो वर्षों से आदेश देता आया था, प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था। सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कोई निर्णय नहीं सुनाया। उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, समय खुद बताएगा। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने उस प्रांत में छोटे छोटे प्रयोग किए। कुछ मामलों में दंड को टालकर संवाद कराया गया, कुछ मामलों में लोगों को स्वयं समाधान खोजने दिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां भय कम हुआ, वहां अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ी। ये देखकर वही अधिकारी असमंजस में पड़ गया। उसके भीतर वर्षों से जमी सोच हिलने लगी। अंततः उसने स्वयं स्वीकार किया कि भय से नियंत्रण आसान है, पर टिकाऊ नहीं। ये खबर अन्य प्रांतों तक पहुंची। कुछ शासक बदले, कुछ ने विरोध किया। कहीं कहीं बीरबल को अपमान भी सहना पड़ा। कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे राज्य को कमजोर कर रहे हैं। बीरबल चुप रहे। वे जानते थे कि हर परिवर्तन में ऐसा होता है। उधर राजधानी में भी स्थिति सरल नहीं थी। कुछ पुराने दरबारी अकबर पर दबाव बना रहे थे कि ये सब प्रयोग बहुत आगे बढ़ चुका है। वे कहते थे कि जनता को अधिक बोलने की आदत पड़ गई है। अकबर उन्हें सुनते पर निर्णय टालते रहे। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने लोगों को प्रश्न पूछना सिखाकर स्वयं के लिए कठिनाई खड़ी कर ली है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, प्रश्न कठिनाई नहीं होते, वे दिशा देते हैं। चुप्पी ही सबसे खतरनाक होती है। इसी बीच एक गंभीर घटना घटी। एक दूरस्थ क्षेत्र में जनता ने अपने स्थानीय अधिकारी के विरुद्ध खुला विरोध कर दिया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये विरोध हिंसक नहीं था, पर संगठित था। अधिकारी घबरा गया और उसने सैनिक बुलाने की मांग की। ये खबर आग की तरह फैली। कुछ दरबारी बोले, देखा, यही होता है जब लोगों को अधिक आज़ादी दी जाती है। अकबर असमंजस में पड़ गए। ये वही क्षण था जहां बिना हथियार के युद्ध की परीक्षा फिर से होनी थी। अकबर ने सैनिक भेजने से मना कर दिया। उन्होंने बीरबल को वहां जाने का आदेश दिया। बीरबल पहुंचे तो देखा कि जनता शांत है, पर अडिग। वे अपने अधिकारी से संवाद चाहती थीं, डर नहीं। बीरबल ने दोनों पक्षों को एक साथ बैठाया। अधिकारी ने कहा कि यह विद्रोह है। जनता ने कहा कि यह संवाद की मांग है। बीरबल ने पूछा, यदि आज तुम सैनिक बुलाओगे तो क्या यह समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी? अधिकारी चुप हो गया। कई घंटों की बातचीत के बाद समाधान निकला। अधिकारी को बदला नहीं गया, पर उसकी शक्ति सीमित की गई। जनता को भी यह समझाया गया कि परिवर्तन धैर्य से आता है। ये एक संतुलन था, न दमन न अराजकता। जब बीरबल लौटे, अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, आज समझ आया कि बिना हथियार का युद्ध केवल शत्रु से नहीं, अपने डर से भी होता है। समय बीतने लगा, राज्य की पहचान बदल रही थी। बाहर के राज्यों में चर्चा होने लगी कि ये कैसा शासन है जहां तलवारें कम और शब्द अधिक चलते हैं। कुछ हंसते थे, कुछ सोचते थे। बीरबल जानते थे कि ये मार्ग कभी आसान नहीं होगा। हर पीढ़ी में कुछ लोग तलवार को सरल समाधान समझेंगे, पर अब बीज बोया जा चुका था। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, यदि कभी मेरा उत्तराधिकारी इस मार्ग से हटे तो राज्य उसे प्रश्नों से घेर ले, यही मेरी इच्छा है। बीरबल ने सिर झुकाया। उनके लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि बिना हथियार का युद्ध अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक परंपरा बन चुका है। और यही उस युद्ध की सबसे बड़ी विजय थी, जो लड़ा गया पर खून के बिना, जो जीता गया पर अहंकार के बिना, और जो समाप्त नहीं हुआ बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला बन गया।
समय अब केवल बीत नहीं रहा था, समय राज्य की सोच को गढ़ रहा था। जो बीज पहले डर के विरुद्ध बोया गया था, वो अब एक वृक्ष का रूप लेने लगा था। उसकी छाया में लोग खड़े होना सीख रहे थे, पर उसी छाया से कुछ लोगों को भय भी होने लगा था, क्योंकि जहां प्रकाश फैलता है वहां अंधेरा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। अकबर ये भली भांति समझ रहे थे कि परिवर्तन की इस यात्रा में सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। और वही हुआ। धीरे धीरे राज्य में दो धाराएं स्पष्ट होने लगीं। एक धारा वो थी जो संवाद, धैर्य और समझ पर विश्वास करने लगी थी। दूसरी धारा वो थी जो इसे कमजोरी मानती थी और मन ही मन पुराने समय की वापसी चाहती थी। इन दोनों धाराओं के बीच बीरबल खड़े थे, किसी पक्ष के नेता की तरह नहीं, बल्कि एक सेतु की तरह। एक दिन राजधानी में एक बड़ी सभा बुलाई गई। कारण था राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों का ये आरोप कि नई नीति के कारण शासन की गति धीमी हो गई है। वे कहते थे कि हर निर्णय पर संवाद करना समय की बर्बादी है, कि कभी-कभी शक्ति दिखाना जरूरी होता है। सभा में माहौल तनावपूर्ण था। अकबर मौन थे। बीरबल ने लोगों को बोलने दिया। एक एक करके वे सब बोले। किसी ने व्यापार की शिकायत की, किसी ने प्रशासन की, किसी ने अनुशासन की। बातों के भीतर छिपा एक ही भाव था, डर कि नियंत्रण हाथ से निकल रहा है। जब सब बोल चुके तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। ये संकेत था कि अब उत्तर का समय है। बीरबल खड़े हुए, पर उन्होंने प्रतिवाद से शुरुआत नहीं की। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या आप सब ये चाहते हैं कि राज्य तेज चले या ये चाहते हैं कि राज्य टिके? सभा में खामोशी छा गई। फिर बीरबल बोले, तेज चलने वाला रथ यदि संतुलन खो दे तो सबसे पहले उसी को चोट पहुंचती है जो उसे चला रहा होता है। ये कोई भाषण नहीं था, बल्कि चेतावनी थी, धीमी पर गहरी। फिर भी विरोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ। कुछ लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि वे इस नीति की परीक्षा लेकर रहेंगे, और उन्होंने अवसर भी ढूंढ लिया। एक दूरस्थ क्षेत्र में अचानक चोरी और अव्यवस्था की खबरें आने लगी। अफवाह फैलाई गई कि संवाद और नरमी के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। ये खबर जानबूझकर बढ़ाई गई थी ताकि राजधानी में भय पैदा हो और लोग फिर से कठोर शासन की मांग करें। अकबर ने यह सुना तो उनका मन क्षण भर के लिए डगमगाया। उन्होंने बीरबल को बुलाया। यदि ये सच हुआ, अकबर बोले, तो लोग कहेंगे कि हमारी नीति असफल हो गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यदि ये झूठ हुआ तो लोग ये भी देखेंगे कि झूठ कैसे फैलाया जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि ना सेना भेजी जाए, ना दंड की घोषणा हो, केवल जांच, पर ऐसी जांच जो लोगों के सामने हो। बीरबल स्वयं वहां गए। उन्होंने पाया कि चोरी की घटनाएं कुछ हद तक बढ़ी थीं, पर अव्यवस्था की कहानी बढ़ा चढ़ाकर फैलाई गई थी। उन्होंने लोगों को एकत्र किया और उनसे पूछा कि उन्हें सबसे अधिक डर किस बात का है, चोरी से या उस डर से जो चोरी की खबरें फैलाकर पैदा किया जा रहा है। लोगों ने पहली बार खुलकर कहा कि डर ही सबसे बड़ा संकट है। कुछ ने यह भी स्वीकार किया कि वे अफवाहों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। बीरबल ने वहां कोई दंड नहीं दिया। उन्होंने लोगों के बीच निगरानी और सहयोग की व्यवस्था बनवाई, बिना सैनिकों के, बिना हथियारों के। कुछ ही समय में स्थिति सामान्य होने लगी। जब ये समाचार राजधानी पहुंचा तो विरोध करने वालों की आवाज धीमी पड़ गई, पर पूरी तरह नहीं। इसी बीच अकबर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता शुरू हुई। उम्र अब अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। दरबार में ये चर्चा भी चल पड़ी कि अकबर के बाद ये नीति जारी रहेगी या नहीं। कुछ लोग भविष्य को लेकर आशंकित थे, कुछ उत्साहित। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्होंने एक दिन बीरबल से कहा, मेरे बाद ये युद्ध कौन लड़ेगा, बिना हथियार का ये युद्ध? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, ये युद्ध किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। ये तब तक चलता है जब तक लोग प्रश्न पूछना बंद न करें। अकबर ने उसी समय एक निर्णय लिया। उन्होंने राज्य भर में एक नई परंपरा की शुरुआत करवाई। हर प्रांत में नियमित संवाद सभाएं, जहां अधिकारी और जनता आमने सामने बैठेंगे। ये आदेश नहीं था, ये अपेक्षा थी। कुछ स्थानों पर यह सफल हुआ, कुछ जगहों पर असफल, पर असफलता भी अब छिपाई नहीं जाती थी। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। फिर एक दिन एक असाधारण घटना घटी। एक साधारण कारीगर ने खुले रूप से एक उच्च अधिकारी के निर्णय पर प्रश्न उठा दिया और उसे दंड नहीं मिला। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को विश्वास होने लगा कि ये परिवर्तन अस्थायी नहीं है, पर हर रोशनी की तरह ये रोशनी भी कुछ आंखों को चुभने लगी। कुछ लोगों ने गुप्त रूप से पड़ोसी क्षेत्रों से अशांति फैलाने की कोशिश की, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि बिना हथियार का शासन असुरक्षित है।
इस बार संकट पहले से बड़ा था। सीमा पर हलचल बढ़ी, लोग घबराने लगे। ये वही क्षण था जब तलवार उठाना सबसे आसान उपाय था। अकबर ने सभा बुलाई। सेनापति तैयार थे, दरबारी भयभीत थे, सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, यदि आज तलवार उठी तो वर्षों की साधना एक दिन में टूट जाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने सेनापति से पूछा, क्या यह निश्चित है कि हमला होगा? उत्तर स्पष्ट नहीं था। तब अकबर ने वो किया जो पहले कोई शासक शायद ही करता। उन्होंने जनता से प्रश्न किया। संदेश भेजे गए। पूछा गया कि लोग क्या चाहते हैं, तत्काल शक्ति प्रदर्शन या सत्य की प्रतीक्षा। उत्तर आए, डरे हुए पर स्पष्ट। लोग नहीं चाहते थे कि भय के आधार पर निर्णय हो। अकबर ने तलवारें म्यान में ही रहने दी। जांच हुई, पता चला कि ये भी एक साजिश थी, भीतर से, बाहर से नहीं। उस दिन दरबार में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई विजय घोषणा नहीं हुई, पर उस मौन में एक गहरी जीत छिपी थी। अकबर ने सभा में कहा, आज हमने फिर युद्ध जीता, अपने ही डर के विरुद्ध। बीरबल ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि ये कहानी अब उनके या अकबर के जीवन तक सीमित नहीं रही। ये एक विचार बन चुकी थी जो कभी-कभी डगमगाएगा पर पूरी तरह गिरेगा नहीं। रात को बीरबल अकेले बैठे थे। उन्हें पता था कि हर पीढ़ी में कोई ना कोई फिर तलवार उठाने की बात करेगा, पर उन्हें यह भी विश्वास था कि अब हर पीढ़ी में कोई ना कोई ये प्रश्न भी पूछेगा, क्या सच में यही एकमात्र रास्ता है? और जब तक ये प्रश्न जीवित रहेगा, तब तक बिना हथियार का युद्ध चलता रहेगा, शांत, कठिन, पर मानवता के लिए सबसे आवश्यक। समय अब अकबर और बीरबल दोनों के लिए केवल शासन का माप नहीं रहा था, बल्कि धैर्य की परीक्षा बन चुका था। राज्य बाहर से स्थिर दिखता था, पर भीतर एक गहरी उथल-पुथल चल रही थी, जैसे शांत समुद्र के नीचे शक्तिशाली धाराएं बहती हैं। बिना हथियार के युद्ध की नीति ने लोगों को सोचने की आदत डाल दी थी, और यही सोच कुछ के लिए वरदान थी तो कुछ के लिए अभिशाप। अकबर अब पहले से अधिक मौन रहने लगे थे। वे बोलते कम, सुनते अधिक थे। बीरबल समझते थे कि ये मौन थकान का नहीं, बल्कि गहरे चिंतन का परिणाम है। बादशाह अब केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को देख रहे थे, वो भविष्य जिसमें वे स्वयं नहीं होंगे। एक रात अकबर ने बीरबल को बुलाया। कोई दरबार नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं, बस 2 दीपक और 2 मन। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने युद्धों में जीत देखी है, पर कभी नहीं सोचा था कि सबसे कठिन युद्ध वो होगा जो बिना हथियार लड़ा जाए। अब डर ये है कि कहीं ये विचार मेरे साथ ही ना चला जाए। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, हुजूर, विचार व्यक्ति से बड़ा तभी बनता है जब वो परीक्षा से गुजरे। शायद अब समय है कि ये विचार आपसे अलग होकर अपनी शक्ति सिद्ध करे। अकबर समझ गए। उन्होंने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जब राज्य स्वयं निर्णय करे, आपके बिना, मेरे बिना। ये एक साहसिक सुझाव था। अकबर जानते थे कि यदि ये प्रयोग असफल हुआ तो वर्षों का श्रम व्यर्थ हो सकता है, फिर भी उन्होंने सहमति दी। अगले ही दिन एक घोषणा हुई। कुछ समय के लिए अकबर किसी भी बड़े निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्य के अधिकारी, परिषद और जनता सब मिलकर समाधान खोजेंगे। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग घबरा गए, कुछ उत्साहित हो उठे। बीरबल ने स्वयं को भी पीछे कर लिया। वे ना सलाह देंगे, ना हस्तक्षेप करेंगे, जब तक अत्यंत आवश्यक न हो। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, फिर मतभेद उभरने लगे। एक प्रांत में कर को लेकर विवाद हुआ। अधिकारी आपस में उलझ गए, जनता भ्रमित हो गई। पहले जहां सब अकबर या बीरबल की ओर देखते थे, अब उन्हें स्वयं देखना था। कुछ लोग बोले, देखा, यही होता है जब शासन ढीला पड़ता है। कुछ बोले, नहीं, हमें समय चाहिए। धीरे धीरे लोगों ने बैठकर बात करना शुरू किया। समाधान तुरंत नहीं निकले, पर झगड़े भी तलवार तक नहीं पहुंचे। ये धीमी प्रक्रिया थी, पर हिंसा रहित। इसी बीच एक गंभीर घटना घटी। एक सीमांत क्षेत्र में पुरानी सोच वाले कुछ अधिकारियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वे अब भी भय से शासन करेंगे। उन्होंने जनता की सभा रोक दी, संवाद बंद कर दिया और दंड की धमकी दी। ये खबर राजधानी पहुंची। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। ये वही क्षण था जहां पुराना अकबर तलवार उठा सकता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने स्वयं निर्णय लिया। उन्होंने न सेना भेजी, न दंड का आदेश दिया।
उन्होंने केवल एक संदेश भेजा, जनता से पूछा जाए कि वे किस शासन को स्वीकार करती हैं। ये संदेश उस क्षेत्र में पहुंचा। अधिकारियों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ये एक चाल है, पर जनता ने अवसर पहचाना। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। वे डर नहीं चाहते थे, वे संवाद चाहते थे। जब अधिकारियों ने देखा कि सैनिक भी जनता के साथ खड़े हैं, तो उनकी शक्ति स्वतः कमजोर पड़ गई। बिना एक भी हथियार उठे भय की दीवार गिर गई। ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहने लगे, अब हमें किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, हमें अपनी समझ पर भरोसा है। अकबर ने यह सुना तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, आज मैं निश्चिंत हूं। पर बीरबल जानते थे कि अंतिम परीक्षा अभी शेष है, उत्तराधिकार। राज्य में ये चर्चा तेज होने लगी कि अकबर के बाद क्या होगा। कुछ लोग पुराने तरीकों की वापसी चाहते थे, कुछ चाहते थे कि ये विचार आगे बढ़े। एक दिन अकबर ने दरबार में स्पष्ट कहा, मेरे बाद सत्ता जिसे भी मिले वो इस विचार की परीक्षा से गुजरेगा। यदि वो तलवार से शासन करेगा तो राज्य उससे प्रश्न करेगा। ये कोई आदेश नहीं था, ये एक बीज था। इसी बीच अकबर का स्वास्थ्य और गिरने लगा। वे अक्सर बीमार रहने लगे। दरबार की गतिविधियां सीमित होने लगी। ये समय बीरबल के लिए भी कठिन था। वर्षों का साथी अब धीरे धीरे थक रहा था। एक शाम अकबर ने बीरबल से कहा, यदि कभी लोग भूल जाएं कि हमने बिना हथियार के युद्ध जीता था तो क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इतिहास भूल सकता है पर अनुभव नहीं। लोग जब जब भय से थकेंगे वे इस मार्ग को फिर खोज लेंगे। कुछ दिनों बाद अकबर ने स्वयं को पूरी तरह शासन से अलग कर लिया। परिषद को कार्य सौंप दिया गया। ये राज्य के लिए अंतिम परीक्षा थी। शुरुआत में अव्यवस्था हुई, निर्णयों में देर हुई, लोग शिकायत करने लगे, पर धीरे धीरे संतुलन बनने लगा। अब गलती होने पर दोष किसी एक पर नहीं डाला जाता था, समाधान सामूहिक खोजा जाता था। एक दिन एक बालक ने अपने पिता से पूछा, क्या कभी हमारे राज्य में युद्ध हुआ था? पिता कुछ सोचकर बोला, हुआ था, पर तलवारों से नहीं। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए। वे समझ गए कि कहानी जीवित है। कुछ समय बाद अकबर का अंत समीप आ गया। अंतिम दिनों में उन्होंने बीरबल का हाथ थामकर कहा, क्या मैं सफल हुआ? बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हुजूर, आपने युद्ध जीतकर राज्य नहीं बदला, आपने राज्य बदलकर युद्ध को हारने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने आंखें बंद कर लीं, शांत, निश्चिंत। उनके जाने के बाद भी राज्य चलता रहा। कभी डगमगाया, कभी संभला, पर पूरी तरह नहीं टूटा, क्योंकि अब लोगों ने समझ लिया था कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है, डर, अहंकार और जल्दबाजी। और इस तरह बिना हथियार का युद्ध एक राजा की नीति से निकलकर एक समाज की चेतना बन गया, जो हर संकट में स्वयं से पूछता रहा, क्या तलवार ही अंतिम उत्तर है? और जब जब ये प्रश्न पूछा गया, तब तब मानवता थोड़ी और जीत गई। अकबर के जाने के बाद राज्य में कोई शोर नहीं मचा, न ढोल बजे, न तलवारें खिंची, न ही सत्ता के लिए रक्त बहा। यह अपने आप में इतिहास की सबसे असामान्य घटना थी। वर्षों पहले जिस राज्य में सिंहासन बदलते ही युद्ध की आहट सुनाई देती थी, वहां अब एक गहरा, गंभीर मौन था। ये मौन शून्य का नहीं था, ये उत्तरदायित्व का था। लोग पहली बार समझ रहे थे कि अब राज्य किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि सामूहिक विवेक से चलेगा। पर विवेक भी एक आदत है, और आदतें धीरे धीरे बनती हैं। इसलिए शुरुआती दिन कठिन थे। राज्य परिषद की बैठकें लंबी होने लगी। हर निर्णय पर बहस होती। कुछ लोग इसे प्रगति कहते, कुछ कमजोरी। जिन अधिकारियों को पहले केवल आदेश मानने की आदत थी, वे अब उलझन में थे। उन्हें डर था कि यदि निर्णय गलत हुआ तो दोष किस पर आएगा। इसी असमंजस के बीच बीरबल सबसे शांत व्यक्ति थे। वे किसी पद पर नहीं थे, किसी अधिकार में नहीं थे, फिर भी सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती। लोग उनसे सलाह मांगते, मार्गदर्शन चाहते। पर बीरबल हर बार एक ही बात कहते, यदि हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा तो अकबर का जाना व्यर्थ हो जाएगा। ये बात कई लोगों को चुभती थी। कुछ ने इसे बीरबल का अहंकार समझा, पर वास्तव में ये उनका सबसे बड़ा त्याग था, पीछे हट जाना। इसी समय एक बड़ा संकट धीरे धीरे आकार लेने लगा। वर्षों से शांत रहा एक सीमांत क्षेत्र अब असंतोष से भरने लगा था। वहां के लोगों को लगने लगा कि नई व्यवस्था में उनकी आवाज दब रही है।
पहले वे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकते थे, अब उन्हें परिषदों, बैठकों और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। ये असंतोष धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस आग में घी डालना शुरू किया। वे कहने लगे, जब तक तलवार का डर था तब न्याय था, अब केवल बातें हैं। ये विचार खतरनाक था। ये सीधे उस जड़ पर प्रहार करता था जिस पर बिना हथियार का युद्ध खड़ा था। परिषद में ये मुद्दा उठा। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि सीमांत क्षेत्र में सेना भेजी जाए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, युद्ध के लिए नहीं। ये सुनकर कक्ष में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि बीरबल पर गई। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। ये पहली बार था जब उन्होंने मौन चुना, जबकि सब उत्तर चाहते थे। कुछ क्षणों बाद उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या आप सेना इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि वहां अन्याय हो रहा है, या इसलिए क्योंकि आप उनकी आवाज से डर रहे हैं? यह प्रश्न तलवार से अधिक तीखा था। बहस तेज हो गई। कुछ बोले, यदि अभी नहीं रोका गया तो विद्रोह हो जाएगा। कुछ बोले, यदि रोका गया तो वही होगा जिससे हम बचना चाहते हैं। अंततः निर्णय लिया गया कि बीरबल स्वयं वहां जाएं, किसी प्रतिनिधि की तरह नहीं, बल्कि एक श्रोता की तरह। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुस्सा तलवारों में नहीं, शब्दों में है। लोग चिल्ला रहे थे, बहस कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। पहली नजर में ये अराजकता लगती थी। बीरबल ने सभा बुलाई। कोई ऊंचा आसन नहीं, कोई प्रतीक नहीं। वे जमीन पर बैठे। उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया, उन्होंने सुनना शुरू किया। एक किसान बोला, उसे लगता है कि निर्णय अब बहुत दूर लिए जाते हैं। एक व्यापारी बोला, उसे लगता है कि नियम बढ़ गए हैं, समझ कम हुई है। एक युवा बोला, उसे लगता है कि नई व्यवस्था बुजुर्गों की है, उसकी नहीं। घंटों तक बातें होती रहीं। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोग थक गए। गुस्सा धीरे धीरे शब्दों से निकलने लगा। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, अगर हम इतना ही बोल सकते हैं तो हमें तलवार की क्या जरूरत? ये वाक्य सब कुछ बदल गया। बीरबल ने पहली बार मुंह खोला। ठीक यही अकबर चाहते थे। लोग चुप हो गए। बीरबल ने कहा, तलवार तब उठती है जब शब्दों पर भरोसा खत्म हो जाता है। आज तुम शब्दों से लड़ रहे हो, ये कमजोरी नहीं, ये ताकत है। फिर उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, उन्होंने सुझाव भी नहीं दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे स्वयं 3 प्रतिनिधि चुने, जो परिषद में जाकर सीधे अपनी बात रखें। ये निर्णय आसान नहीं था। लोग आपस में बहस करने लगे, पर अंततः उन्होंने चुना। ये पहली बार था जब उन्होंने सत्ता को चुना, न कि सत्ता ने उन्हें। जब ये प्रतिनिधि राजधानी पहुंचे तो परिषद हैरान रह गई। वे न डरे हुए थे, न झुके हुए। वे स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें सुना जाना चाहिए। ये वाक्य इतिहास बन गया। परिषद ने पहली बार महसूस किया कि बिना हथियार का युद्ध केवल नीति नहीं, एक जीवित प्रक्रिया है जो हर दिन नया रूप लेती है। लेकिन ये सफलता सभी को स्वीकार्य नहीं थी। कुछ पुराने सोच वाले लोगों ने इसे खतरनाक मान लिया। उन्हें डर था कि यदि हर क्षेत्र ऐसे प्रतिनिधि भेजने लगा तो शासन असंभव हो जाएगा। इसी डर से एक गुप्त प्रयास शुरू हुआ। कुछ लोगों ने मिलकर एक झूठी घटना रची। ऐसा दिखाया गया मानो सीमांत क्षेत्र में हिंसा हुई हो। उद्देश्य साफ था, डर पैदा करना। ये खबर फैलते ही राज्य में हलचल मच गई। लोग भ्रमित हो गए। परिषद फिर से 2 भागों में बंट गई। बीरबल ने इस बार स्वयं हस्तक्षेप किया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक सत्य सामने ना आ जाए कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अफवाह नहीं, प्रमाण देखें। जांच हुई, सत्य सामने आया। हिंसा नहीं थी, केवल डर फैलाया गया था। ये क्षण निर्णायक था। परिषद ने पहली बार स्वीकार किया कि भय फैलाना सबसे बड़ा अपराध है, तलवार उठाने से भी बड़ा। जिन लोगों ने ये साजिश रची थी उन्हें दंड दिया गया, पर सार्वजनिक अपमान से नहीं बल्कि सार्वजनिक सत्य से। उनके झूठ को सबके सामने उजागर किया गया। ये दंड तलवार से अधिक प्रभावी था। उस दिन के बाद राज्य में एक नया नियम नहीं, एक नई समझ जन्मी कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, भरोसा है। बीरबल धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे थे। वे जानते थे कि उनकी भूमिका अब समाप्ति की ओर है। एक शाम वे नदी किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, आपने हमें युद्ध जीतना सिखाया, पर लड़ना नहीं। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध वही है जिसे लड़ना न पड़े। सूर्य डूब रहा था, समय आगे बढ़ रहा था, राज्य बदल रहा था, और बिना हथियार का युद्ध अब किसी कहानी का विषय नहीं रहा था, वो लोगों की आदत बन चुका था।
समय के साथ राज्य की हवा बदल चुकी थी। अब ये केवल आदेशों और आज्ञाओं से नहीं चल रहा था, बल्कि स्मृतियों और अनुभवों से संचालित होने लगा था। लोग अकबर को याद करते थे, पर किसी मूर्ति या सिंहासन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रश्न की तरह। क्या हम वही कर रहे हैं जो डर के बिना सही है? और बीरबल अब उस प्रश्न की आवाज बन चुके थे, पर स्वयं दिखाई कम देते थे। उनकी यही अनुपस्थिति ही उनकी सबसे बड़ी उपस्थिति थी। राज्य में अब एक नई पीढ़ी उभर रही थी, ऐसी पीढ़ी जिसने युद्ध की चीखें नहीं सुनी थी, जिसने तलवारों की चमक को केवल कथाओं में जाना था। ये पीढ़ी सवाल पूछने में निडर थी, पर अनुभव में कच्ची भी थी। यही सबसे बड़ा संतुलन था, उत्साह और अपरिपक्वता का। एक दिन परिषद में एक युवा प्रतिनिधि खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, आवाज में तेजी। उसने कहा, हम बिना हथियार के युद्ध की बात करते हैं, पर क्या ये हमें कमजोर नहीं बना रहा? क्या हम दुनिया को ये संदेश नहीं दे रहे कि हम डरते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। ये वही प्रश्न था जो वर्षों से भीतर ही भीतर पल रहा था, पर पहली बार खुलकर सामने आया था। बीरबल उस दिन सभा में उपस्थित नहीं थे, जानबूझकर नहीं थे। वरिष्ठ सदस्यों ने उत्तर देने की कोशिश की, पर उनके शब्द अनुभव से भरे थे, प्रेरणा से नहीं। युवा प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हुआ। ये बहस कई दिनों तक चलती रही। अंततः परिषद ने निर्णय लिया कि बीरबल को बुलाया जाए। ये पहला अवसर था जब राज्य ने स्वयं उनसे मार्गदर्शन मांगा। बीरबल आए। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों की चमक वैसी ही थी। सभा में उन्हें देखकर एक अजीब शांति फैल गई, जैसे नदी में पत्थर डालने से पहले का क्षण। युवा प्रतिनिधि ने वही प्रश्न दोहराया। बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सभा से बाहर देखने को कहा, जहां बच्चे खेल रहे थे, व्यापारी बहस कर रहे थे, किसान अपनी फसल की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें ये दृश्य कमजोर लगता है? युवा प्रतिनिधि चुप हो गया। बीरबल बोले, कमजोरी वो नहीं होती जो दिखाई दे, कमजोरी वो होती है जो छिपानी पड़े। फिर भी उन्होंने बहस को समाप्त नहीं किया। उन्होंने एक प्रयोग का प्रस्ताव रखा। राज्य के एक छोटे हिस्से में पूरी जिम्मेदारी युवाओं को दी जाए, न सलाह न हस्तक्षेप, केवल ये शर्त कि कोई भी निर्णय भय के आधार पर नहीं लिया जाएगा। ये प्रस्ताव जोखिम भरा था, पर परिषद ने स्वीकार किया। उस क्षेत्र में युवाओं ने शासन संभाला। शुरुआत में सब उत्साह था, बड़े बड़े निर्णय लिए गए, नियम बदले गए। लोगों को लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, पर कुछ ही महीनों में समस्याएं सामने आने लगीं। अनुभव की कमी से गलतियां हुईं। कुछ निर्णयों ने नए विवाद खड़े कर दिए। लोग शिकायत करने लगे। युवा प्रतिनिधि स्वयं बीरबल के पास आया। उसके चेहरे पर अब वही तेजी नहीं थी। उसने कहा, हमसे गलतियां हो गईं। बीरबल मुस्कुराए। यही तो बिना हथियार का युद्ध है, गलतियों से भागना नहीं, उनसे सीखना। उन्होंने युवाओं को समाधान नहीं दिया। उन्होंने केवल ये पूछा कि वे क्या सीख पाए। धीरे धीरे उस क्षेत्र में संतुलन बनने लगा। युवाओं ने सुनना सीखा, बुजुर्गों ने भरोसा करना सीखा। ये प्रक्रिया धीमी थी, पर वास्तविक। इस बीच एक और संकट उभर आया। बाहर की दुनिया इस राज्य को ध्यान से देख रही थी। कुछ पड़ोसी शासकों को ये व्यवस्था असहज करने लगी। उन्हें डर था कि उनके लोग भी प्रश्न पूछने लगेंगे। एक पड़ोसी क्षेत्र से गुप्त संदेश आने लगे। सीमा पर हलचल, व्यापार में रुकावट। ये खुला युद्ध नहीं था, पर दबाव था। परिषद फिर असमंजस में थी। क्या अब शक्ति दिखाना आवश्यक है? बीरबल ने केवल इतना कहा, जो हमें परख रहा है वो हमारी तलवार नहीं, हमारा धैर्य देखना चाहता है। राज्य ने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया। व्यापारियों के माध्यम से संवाद भेजे गए। स्पष्ट कहा गया, हम युद्ध नहीं चाहते, पर डरेंगे भी नहीं। कुछ समय तक तनाव रहा, फिर धीरे धीरे दबाव कम होने लगा। पड़ोसी शासक समझ गए कि यहां प्रतिक्रिया भय से नहीं, सोच से आती है। इस घटना ने राज्य के भीतर विश्वास और गहरा कर दिया। लोगों ने देखा कि बिना हथियार का युद्ध केवल अंदरूनी नहीं, बाहरी चुनौतियों में भी कारगर है। बीरबल अब बहुत कम दिखाई देते थे। वे जानते थे कि यदि वे केंद्र में रहे तो लोग फिर उन पर निर्भर हो जाएंगे। वे अक्सर कहते, जब विचार चलने लगे तो विचारक को हट जाना चाहिए। एक दिन खबर आई कि बीरबल बीमार हैं। यह सुनते ही राज्य में चिंता फैल गई। लोग उन्हें देखने आने लगे, पर बीरबल ने सबको रोक दिया। उन्होंने केवल कुछ चुने हुए लोगों को बुलाया, युवा, बुजुर्ग, अधिकारी, साधारण जन। उन्होंने उनसे कहा, मेरे जाने से कुछ नहीं बदलेगा यदि तुम प्रश्न पूछते रहोगे।
ये कोई विदाई भाषण नहीं था, ये एक स्मरण था। कुछ दिनों बाद बीरबल ने स्वयं को पूरी तरह सार्वजनिक जीवन से अलग कर लिया। वे कहीं दूर चले गए, कहाँ ये किसी को पता नहीं। शुरुआत में लोग असहज हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यही अंतिम परीक्षा है। राज्य चला, कभी सही, कभी गलत, कभी विवाद, कभी समाधान, पर एक बात नहीं बदली, तलवार आखिरी विकल्प बनी रही। एक बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा, बीरबल कौन थे? शिक्षक ने उत्तर दिया, वे वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये सिखाया कि युद्ध हमेशा मैदान में नहीं होता। बच्चा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो क्या हम अभी युद्ध लड़ रहे हैं? शिक्षक मुस्कुराया, हाँ, हर दिन, पर बिना हथियार के। और यही उस कथा की सबसे बड़ी सच्चाई थी। बिना हथियार का युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ, वो केवल कहानी से निकलकर जीवन बन गया। समय अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां राज्य को अपनी पहचान किसी व्यक्ति से नहीं, अपने निर्णयों से मिलने लगी थी। बीरबल का नाम अब कम लिया जाता था, पर उनका प्रभाव हर उस क्षण उपस्थित रहता था जब कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाता, जब कोई तलवार उठाने से पहले एक प्रश्न पूछा जाता, क्या इसका कोई और रास्ता है? राज्य की नई पीढ़ी अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। वे अकबर को इतिहास में पढ़ते थे, बीरबल को कथाओं में सुनते थे, पर स्वयं को वर्तमान का उत्तरदायी मानते थे। यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उत्तरदायित्व का बोझ अब किसी एक कंधे पर नहीं, बल्कि सबके विवेक पर था। पर इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। जिस दिन सब कुछ स्थिर लगता है, उसी दिन सबसे बड़ी परीक्षा जन्म लेती है। एक दूरस्थ क्षेत्र में प्राकृतिक विपत्ति आई। लगातार बारिश ने खेत उजाड़ दिए, रास्ते टूट गए, अनाज की कमी होने लगी। ये संकट केवल प्रकृति का नहीं था, ये व्यवस्था का भी था। पहले ऐसे समय में बादशाह का आदेश आता, खजाना खुलता, सेना राहत कार्य संभालती। अब वो केंद्र नहीं रहा। लोगों में बेचैनी फैलने लगी। कुछ बोले, देखा, यही होता है जब कोई मजबूत हाथ नहीं होता। कुछ बोले, अब हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा। परिषद में बहस छिड़ गई। संसाधन सीमित थे, निर्णय कठिन थे, हर विकल्प के साथ जोखिम था। पहली बार बिना हथियार के युद्ध सीधे अस्तित्व से जुड़ गया था। इसी समय एक आवाज उठी, एक साधारण महिला की। वो उस क्षेत्र से आई थी। परिषद में उसका आना ही असामान्य था। उसने कहा, हम मदद नहीं, दिशा चाहते हैं। यदि आप हमें आदेश देंगे तो हम फिर निर्भर हो जाएंगे। यदि आप हमें सुनेंगे तो हम रास्ता खोज लेंगे। सभा स्तब्ध रह गई। ये वही विचार था जो कभी बीरबल ने बोया था, पर आज वो किसी और की आवाज में बोल रहा था। परिषद ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने सहायता भेजी, पर नियंत्रण नहीं। अनाज, औजार, चिकित्सक सब भेजे गए, पर यह शर्त रखी गई कि स्थानीय लोग स्वयं योजना बनाएंगे। शुरुआत अव्यवस्थित थी। कहीं सामग्री गलत बटी, कहीं झगड़े हुए। आलोचक सक्रिय हो गए। वे कहने लगे, देखो, बिना कठोर नेतृत्व के अराजकता। पर समय के साथ एक नई व्यवस्था उभरने लगी। गांवों ने आपस में काम बांटा। जिनके खेत बचे थे उन्होंने दूसरों की मदद की। जिनके पास ज्ञान था उन्होंने सिखाया। ये धीमा था, पर वास्तविक था। कुछ महीनों बाद वही क्षेत्र जो संकट का केंद्र था, सहयोग का उदाहरण बन गया। ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोगों ने देखा कि बिना हथियार का युद्ध केवल विचार नहीं, व्यवहार भी है, और संकट में ही उसकी असली परीक्षा होती है। पर इस सफलता ने फिर कुछ लोगों को असहज कर दिया। पुराने सोच वाले लोग अब भी मानते थे कि ये सब अस्थायी है। उन्होंने एक अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। उन्होंने ये प्रचार शुरू किया कि राज्य अब कमजोर हो चुका है, कि यदि कोई बाहरी शक्ति हमला करे तो ये व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। डर फिर फैलने लगा, धीरे पर गहराई से। इस बार डर का जवाब परिषद या किसी नेता ने नहीं दिया। जवाब आया जनता से। लोगों ने सभाएं की, प्रश्न पूछे गए। ये पहली बार था जब डर को ऊपर से नहीं, नीचे से चुनौती दी गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हमने पिछले संकट में तलवार उठाई थी? क्या बिना हथियार के हमने समाधान नहीं पाया? ये संवाद किसी आदेश से नहीं, स्मृति से जन्मा था। बाहरी दुनिया ये सब देख रही थी। कुछ शासकों ने सच में परखने का निश्चय किया। सीमाओं पर हलचल बढ़ी। ये खुला युद्ध नहीं था, पर संकेत था। राज्य में फिर तनाव फैला। ये सबसे कठिन क्षण था। अब सामने वास्तविक बाहरी चुनौती थी। परिषद ने बैठक की। लंबे समय बाद पहली बार सेना का प्रश्न गंभीरता से उठा। किसी ने तलवार का विरोध नहीं किया, पर किसी ने उतावली भी नहीं दिखाई। एक बुजुर्ग सदस्य ने कहा, बीरबल होते तो क्या करते?
सभा में मौन छा गया। फिर एक युवा बोला, वे हमसे पूछते कि हम क्या सोचते हैं। और यही किया गया। राज्य भर में संदेश गया, डर फैलाने के लिए नहीं, सलाह मांगने के लिए। लोगों से पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं, तुरंत शक्ति प्रदर्शन या पहले संवाद। उत्तर मिश्रित थे, पर एक बात स्पष्ट थी, लोग युद्ध नहीं चाहते थे, पर आत्मसम्मान भी छोड़ना नहीं चाहते थे। अंततः एक संतुलित निर्णय लिया गया। रक्षा की तैयारी की गई, चुपचाप, बिना प्रदर्शन के। साथ ही संवाद के द्वार खुले रखे गए। ये ना तो कमजोरी थी, ना आक्रामकता थी, ये परिपक्वता थी। कुछ समय तक तनाव रहा, फिर वो भी शांत हो गया। बाहरी शक्तियां समझ गईं कि ये राज्य डर से नहीं, समझ से चलता है। उस दिन कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई नायक घोषित नहीं हुआ, पर एक गहरी शांति फैली, वैसी शांति जो संघर्ष के बाद नहीं, समझ के बाद आती है। एक वृद्ध ने अपने पोते से कहा, हमने युद्ध जीता। पोते ने पूछा, कहाँ? वृद्ध मुस्कुराया, अपने भीतर। और यही बिना हथियार के युद्ध की सबसे बड़ी जीत थी, जो तलवार से नहीं, स्मृति से, अनुभव से और सामूहिक विवेक से लड़ी गई। राज्य आगे बढ़ता रहा, कभी डगमगाता, कभी संभलता, पर अब वो जान चुका था, सबसे खतरनाक युद्ध वो नहीं जो बाहर लड़ा जाए, बल्कि वो जो डर के आगे हार मान ले। और जब तक ये राज्य उस युद्ध को जीतता रहेगा, तब तक तलवारें केवल इतिहास में रहेंगी और बुद्धि वर्तमान में। समय अब केवल आगे नहीं बढ़ रहा था, वो अपने साथ बीते हुए हर निर्णय की छाया भी लेकर चल रहा था। राज्य में जो शांति दिख रही थी, वो किसी विजय उत्सव की देन नहीं थी, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे संयमित फैसलों की परिणति थी। लोग अब ये समझने लगे थे कि बिना हथियार का युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं होता, वो भीतर के भय, लालच, अहंकार और अविश्वास से भी लड़ा जाता है। अकबर अब वृद्ध हो चले थे। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई थी। वे दरबार में कम आते, अधिकतर समय एकांत में बिताते, जहां उन्हें तलवारों की खनक नहीं, बल्कि स्मृतियों की आवाज सुनाई देती। उन स्मृतियों में सबसे स्पष्ट नाम बीरबल का था, वो व्यक्ति जिसने कभी युद्ध को सोच में बदल दिया था। दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो स्थान अब आदेशों का केंद्र नहीं, संवाद का मंच बन चुका था। मंत्री, सेनापति, विद्वान और साधारण नागरिक सब अपनी बात रखने लगे थे। निर्णय धीमे होते पर स्थायी होते। ये परिवर्तन सबको सहज नहीं लगता था, पर कोई ये भी नहीं कह सकता था कि ये गलत है। इसी दौर में एक नई पीढ़ी उभरी, ऐसी पीढ़ी जिसने युद्ध को किताबों में पढ़ा था, पर उसकी आग को कभी महसूस नहीं किया था। उनके लिए बिना हथियार की विजय सामान्य थी, पर यही सामान्यता भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी, क्योंकि जो पीढ़ी कष्ट नहीं देखती, वो कभी-कभी उसके मूल्य को भी भूल जाती है। एक दिन सीमांत से समाचार आया कि कुछ क्षेत्रों में युवाओं के बीच उग्र विचार पनपने लगे हैं। वे कहते थे कि राज्य बहुत नरम हो गया है, कि संवाद कमजोरी है और शक्ति ही सम्मान दिलाती है। ये वही विचार थे जिन्हें कभी बीरबल ने शांत किया था, पर अब वे नए रूप में लौट आए थे। अकबर ने परिषद बुलवाई। ये शायद उनकी अंतिम बड़ी सभा थी। उन्होंने सबको ध्यान से देखा और बोले, हमने बिना हथियार युद्ध जीतने की शर्त पूरी की थी, पर क्या हमने उसे जीना सीख लिया है? किसी के पास तुरंत उत्तर नहीं था। एक मंत्री ने कहा कि ऐसे विचारों को कठोरता से दबा देना चाहिए। एक सेनापति बोला कि सेना तैयार है, पर अकबर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उनकी आवाज धीमी थी पर स्पष्ट। उन्होंने कहा कि यदि हर असहमति को शत्रु मान लिया जाए, तो हथियार भले ही हाथ में ना हो, मन में युद्ध शुरू हो जाता है। तभी एक युवक आगे आया। वो उन सीमांत क्षेत्रों से ही था। उसने साहस करके कहा कि युवाओं को सुना नहीं जा रहा, उन्हें केवल समझाया जा रहा है। वो बोला कि संवाद तभी सफल होता है जब दोनों पक्ष बोले। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये वही बात थी जो कभी बीरबल कहा करते थे कि बुद्धि केवल सिखाती नहीं, सुनती भी है। निर्णय लिया गया कि दमन नहीं, संवाद होगा। प्रतिनिधि भेजे गए, पर आदेश लेकर नहीं, प्रश्न लेकर। उन्होंने युवाओं से पूछा कि उन्हें क्या डर है, क्या चाहिए और किस बात ने उन्हें इतना कठोर बना दिया। उत्तर सरल नहीं थे। कुछ को सम्मान चाहिए था, कुछ को अवसर और कुछ को केवल ये डर था कि वे अनदेखे रह जाएंगे। ये सुनकर परिषद समझ गई कि ये युद्ध तलवार से नहीं, उपेक्षा से पैदा हुआ है। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुए, जहां युवाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया।
उन्हें केवल आज्ञाकारी नहीं, सहभागी बनाया गया। ये जोखिम भरा था, पर आवश्यक था। कुछ वर्षों में वही क्षेत्र जो असंतोष का केंद्र था, नवाचार का उदाहरण बन गया। युवाओं ने अपनी ऊर्जा निर्माण में लगाई। वे अब शक्ति को तोड़ने में नहीं, गढ़ने में देखने लगे। अकबर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था, पर शरीर थक चुका था। एक रात उन्होंने अपने विश्वस्त लोगों को बुलाया और कहा कि उनका समय अब पूरा हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बाद कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वही परिषद मार्गदर्शन करेगी। ये घोषणा ऐतिहासिक थी। पहली बार सत्ता किसी व्यक्ति से पूरी तरह अलग की जा रही थी। कुछ लोगों को डर लगा, कुछ को आशा, पर निर्णय अटल था। कुछ ही समय बाद अकबर ने संसार छोड़ दिया। कोई भव्य शोक नहीं, कोई तलवारें नहीं निकली। लोग शांत थे, जैसे किसी ने एक लंबी सांस ली हो। उन्होंने उस शासक को विदा किया जिसने अंत में स्वयं को व्यवस्था से बड़ा नहीं माना। समय आगे बढ़ा, पीढ़ियां बदलीं, कथाएं बदलीं, पर एक कहानी बनी रही। एक ऐसी कहानी जिसमें युद्ध जीता गया था, बिना हथियार उठाए। कभी कभी कोई बच्चा पूछता कि बीरबल सच में थे या केवल कथा। तब बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते कि बीरबल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक तरीका थे, सोचने का, सुनने का और सही समय पर मौन रहने का। राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी बाहर से दबाव आया, कभी भीतर से, पर हर बार समाधान पहले प्रश्न से शुरू होता, क्या हथियार के बिना कोई रास्ता है? और अक्सर उत्तर मिलता, हाँ। यही उस अंतिम विजय की कहानी थी। न कोई आखिरी युद्ध, न अंतिम शत्रु, केवल एक सतत प्रयास मानव को मानव बनी रहने का। और जब कभी इतिहासकार इस युग को लिखते, वे कहते कि ये वो समय था जब सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, विवेक था। जब सबसे कठिन युद्ध किसी मैदान में नहीं, मन में लड़ा गया। और जब एक बादशाह और एक विदूषक ने मिलकर ये साबित कर दिया कि बिना हथियार भी युद्ध जीता जा सकता है, यदि साहस लड़ने का नहीं, समझने का हो। अकबर के देहांत के बाद राज्य किसी शून्य में नहीं गिरा, बल्कि एक लंबे मौन में चला गया। ये मौन डर जा नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का था। लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि अब किसी एक चेहरे पर भरोसा करने की आदत छूट चुकी है। अब भरोसा प्रक्रिया पर था, संवाद पर था और उस विचार पर था जिसे कभी बीरबल ने बोया था और जिसे अकबर ने सींचा था। पर इतिहास कभी किसी विचार को बिना परखे आगे नहीं बढ़ने देता। समय बीतने के साथ ये स्पष्ट होने लगा कि बिना हथियार का युद्ध जीतना जितना कठिन था, उसे पीढ़ियों तक जीवित रखना उससे भी कठिन होने वाला है। नई परिषद बनी। उसमें अनुभवी लोग भी थे और युवा भी। निर्णय सामूहिक होते थे, पर मतभेद भी खुलकर सामने आते थे। पहले जहां मतभेद दबा दिए जाते थे, अब वे सुने जाते थे। यही इस व्यवस्था की ताकत थी, पर यही उसकी कमजोरी भी बन सकती थी। कुछ वर्षों बाद एक नई समस्या उभरी। पड़ोसी क्षेत्रों में व्यापारिक रास्तों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। ये युद्ध नहीं था, पर संघर्ष से कम भी नहीं था। व्यापार रुकने लगा, लोगों की आजीविका प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे नाराजगी पनपने लगी। कुछ व्यापारी परिषद के पास आए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य अपनी शक्ति नहीं दिखाएगा तो दूसरे उसे कमजोर समझेंगे। ये वही पुरानी भाषा थी, शक्ति, भय, दबाव। परिषद में बहस तेज हो गई। कुछ सदस्य मानते थे कि अब समय आ गया है कि सेना को आगे किया जाए, भले ही हथियार उठाए बिना। शक्ति का प्रदर्शन भी एक हथियार ही होता है। दूसरे सदस्य इसे बीरबल की सोच के विरुद्ध मानते थे। इसी दौरान एक साधारण घटना घटी जिसने पूरे विवाद की दिशा बदल दी। सीमांत क्षेत्र के एक छोटे से गांव में व्यापारियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। पहले ये शब्दों तक सीमित था, फिर पत्थर चलने लगे। कोई मरा नहीं, पर घाव गहरे थे, शरीर पर भी और मन पर भी। परिषद ने तुरंत दूत भेजे, पर इस बार कोई आदेश नहीं दिया गया। दूतों को केवल ये कहा गया कि वे सुने, बोले नहीं। ये प्रयोग जोखिम भरा था, पर यही असली परीक्षा थी। गांव ने जब दूत पहुंचे तो लोग आक्रोश से भरे थे। हर कोई अपनी बात कहना चाहता था। दूत चुप रहे। उन्होंने केवल इतना कहा कि वे सब सुनने आए हैं। पहले लोगों को ये अपमान लगा। वे बोले, यदि जवाब नहीं देना तो आए क्यों? पर धीरे धीरे बोलते बोलते लोगों का क्रोध थकने लगा। शब्दों के पीछे छिपा डर बाहर आने लगा। व्यापारियों को नुकसान का डर था, गांव वालों को शोषण का। 3 दिन तक ये सिलसिला चला। चौथे दिन एक बुजुर्ग बोला, हम लड़ क्यों रहे हैं? क्या हम पहले साथ नहीं जीते थे? ये प्रश्न किसी नीति से नहीं, स्मृति से आया था।
यहीं से बातचीत का स्वर बदला। समाधान तुरंत नहीं निकला, पर रास्ता दिख गया। व्यापार के नए नियम बने, जो दोनों पक्षों ने मिलकर तय किए। परिषद ने केवल उन्हें मान्यता दी। जब ये समाचार राजधानी पहुंचा, तो परिषद में सन्नाटा छा गया। ये स्पष्ट हो गया कि बिना हथियार का युद्ध केवल बड़े संकटों में नहीं, रोजमर्रा के टकरावों में भी लड़ा जाता है। पर यह शांति स्थायी नहीं थी। कुछ ही वर्षों बाद एक और चुनौती सामने आई, इस बार भीतर से। कुछ प्रभावशाली लोग, जो पुराने समय की शक्ति को याद करते थे, धीरे धीरे व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। वे खुले विद्रोह की बात नहीं करते थे, पर ये कहते थे कि निर्णय प्रक्रिया बहुत धीमी है, कि जनता को हर बात में शामिल करना अव्यावहारिक है। ये वैचारिक संघर्ष था, और शायद सबसे खतरनाक। परिषद ने इसे अनदेखा नहीं किया। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा रखी, जहां इन विचारों को खुलकर रखने का अवसर दिया गया। ये जोखिम था, क्योंकि विचार कभी कभी आग बन जाते हैं। सभा में वे लोग बोले। उन्होंने कहा कि राज्य को एक मजबूत केंद्र चाहिए, कि हर निर्णय बहस से कमजोर हो जाता है। कुछ लोग उनकी बातों से सहमत भी दिखे। तभी एक साधारण किसान खड़ा हुआ। उसकी आवाज में न भाषण था, न विद्वत्ता। उसने बस इतना कहा, जब खेत में आग लगती है तो मैं अकेला नहीं बुझा सकता। गांव साथ आता है, समय ज्यादा लगता है, पर खेत बच जाता है। ये उदाहरण किसी शास्त्र से नहीं, जीवन से आया था। सभा में धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि लोग तेज फैसले चाहते हैं, पर अंधे नहीं। वे शक्ति चाहते हैं, पर भय के साथ नहीं। उस दिन कोई पक्ष नहीं जीता, पर एक बात तय हो गई, राज्य की दिशा। समय बीतता गया। बीरबल की कहानियां अब बच्चों को सुनाई जाती थीं। कुछ उन्हें कल्पना मानते थे, कुछ आदर्श, पर उनका प्रभाव अब भी मौजूद था। हर उस निर्णय में जहां पहला सवाल यही होता था कि क्या बातचीत संभव है। एक वृद्ध विद्वान ने अपनी अंतिम पुस्तक में लिखा, ये राज्य इसलिए नहीं टिका क्योंकि यहां युद्ध नहीं हुए, बल्कि इसलिए टिका क्योंकि हर युद्ध को अंतिम विकल्प माना गया। समय अब उस मोड़ पर आ पहुंचा था, जहां इतिहास और वर्तमान के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। लोग अब अकबर को केवल एक सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन की शुरुआत के रूप में याद करते थे। बीरबल किसी व्यक्ति का नाम कम और एक विचार अधिक बन चुका था। बिना हथियार का युद्ध अब कोई असाधारण प्रयोग नहीं, बल्कि राज्य की आदत बन चुका था। पर हर आदत की तरह इसमें भी सबसे बड़ा खतरा था, उसे हल्के में लेना। नई पीढ़ी, जिसने कभी खुला युद्ध नहीं देखा था, अब सत्ता, व्यवस्था और शांति को स्वाभाविक मानने लगी थी। उन्हें लगता था कि संवाद से हर समस्या सुलझ ही जाएगी। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे लापरवाही में बदलने लगा। इसी समय राज्य के एक दूरस्थ हिस्से में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। वहां न तो अकाल था, न आक्रमण, पर लोगों को लगने लगा था कि उनकी आवाज केंद्र तक नहीं पहुंच रही। शिकायतें छोटी थीं, सिंचाई का समय, करों की व्याख्या, स्थानीय निर्णयों में देरी, पर छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी खामोशी बन जाती हैं। कुछ युवा इस खामोशी से नाराज थे। वे कहते थे कि संवाद केवल कागजों में रह गया है, वास्तविकता में नहीं। ये पहली बार था जब बिना हथियार की व्यवस्था पर ही अविश्वास पनप रहा था। परिषद को जब ये समाचार मिला तो उसने तुरंत कोई आदेश जारी नहीं किया। पुराने अनुभवों ने उन्हें सिखा दिया था कि हर असंतोष को विद्रोह समझना सबसे बड़ी भूल होती है। उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार प्रतिनिधि नहीं, बल्कि स्वयं परिषद के कुछ सदस्य वहां जाएंगे, बिना पहचान, बिना प्रद। वे साधारण यात्रियों की तरह पहुंचे। उन्होंने बाजारों में बातें सुनी, खेतों में काम करते लोगों के बीच बैठे, रात को चूल्हों के पास किस्से सुने। उन्हें समझ में आने लगा कि समस्या किसी एक नियम की नहीं, बल्कि दूरी की थी, सत्ता और जनता के बीच की दूरी। एक शाम एक युवक ने उनसे कहा, आप लोग कहते हैं कि हम बोल सकते हैं, पर जब बोलते हैं तो जवाब देर से आता है, तब तक गुस्सा अपनी भाषा बना लेता है। ये वाक्य परिषद के लिए चेतावनी था। राजधानी लौटकर लंबी चर्चा हुई। पहली बार ये स्वीकार किया गया कि केवल संवाद की अनुमति देना पर्याप्त नहीं, संवाद की गति भी उतनी ही आवश्यक है। व्यवस्था में बदलाव शुरू हुआ। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाई गई। हर समस्या को केंद्र तक लाने की अनिवार्यता समाप्त की गई। ये परिवर्तन सरल नहीं था। कुछ लोगों को लगा कि इससे अव्यवस्था फैलेगी, पर धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। लोग अब शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने लगे, क्योंकि समाधान उनके हाथ में था।
पर ठीक इसी समय एक और परीक्षा सामने आई। राज्य के बाहर कुछ क्षेत्रों में फिर हलचल बढ़ने लगी। इस बार ये खुला खतरा नहीं था, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव। अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि राज्य अंदर से कमजोर हो रहा है, कि जनता और परिषद में दरार है। ये युद्ध शब्दों का था, तलवारों का नहीं। पहले ऐसे समय में शायद सेना को सतर्क कर दिया जाता, सीमाओं पर शक्ति दिखाई जाती, पर अब परिषद ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने अफवाहों का खंडन करने के लिए घोषणाएं नहीं की, उन्होंने सच को जीने दिया। राज्य के भीतर खुली सभाएं हुईं। लोगों ने अपनी समस्याएं और समाधान स्वयं साझा किए। बाहरी लोग जब ये सब देखते तो उन्हें समझ में आता कि यहाँ असहमति छिपाई नहीं जाती, बल्कि संभाली जाती है। ये बाहरी दबाव धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। पर इस प्रक्रिया में एक बात स्पष्ट हो गई, बिना हथियार का युद्ध स्थिर नहीं होता। उसे हर समय नए रूप में लड़ना पड़ता है, कभी डर से, कभी अहंकार से, कभी हीन भावना से। एक दिन एक वृद्ध महिला परिषद के सामने आई। उसने कहा, तुम लोगों ने हमें बोलना सिखाया, पर सुनना मत भूलना, क्योंकि जिस दिन तुम सुनना भूलोगे उसी दिन हथियार फिर जरूरी हो जाएंगे। उसकी बात किसी आदेश की तरह नहीं, आशीर्वाद की तरह थी। समय आगे बढ़ता गया। इतिहासकार इस युग को अलग अलग नाम देने लगे। कोई इसे संवाद का काल कहता, कोई मौन की शक्ति, पर जनता इसे बस अपना समय कहती थी। ऐसा समय जहां हर समस्या का पहला उत्तर तलवार नहीं, प्रश्न होता था। कभी कभी बच्चे पूछते, अगर फिर कभी बड़ा युद्ध हुआ तो? बुजुर्ग उत्तर देते, तब भी पहले यही पूछा जाएगा कि क्या इसे रोका जा सकता है। समय अब किसी नदी की तरह बह रहा था, कभी शांत, कभी तेज, पर अपनी दिशा में अडिग। बिना हथियार के युद्ध की अवधारणा अब किसी शपथ या नियम की तरह नहीं रही थी, वो लोगों के स्वभाव में घुलने लगी थी। फिर भी इतिहास का स्वभाव है कि वो हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा देता है, ताकि विचार केवल विरासत न बने, अनुभव बने। इस बार चुनौती किसी बाहरी सीमा से नहीं, बल्कि स्मृतियों से आई। राज्य के कुछ हिस्सों में पुराने युद्धों की कथाएं फिर से जीवित होने लगीं। लोक गायक गीतों में तलवारों की चमक, रणभूमि की गर्जना और विजयों का वर्णन करने लगे। ये गीत किसी विद्रोह का आवाहन नहीं थे, पर उनमें वो रोमांच था जो युवाओं को आकर्षित करता था। धीरे धीरे कुछ युवाओं के बीच ये भावना जन्म लेने लगी कि उन्होंने वो गौरव नहीं देखा जो उनके पूर्वजों ने देखा था। ये गौरव की प्यास थी, और यही सबसे सूक्ष्म खतरा। परिषद को इसकी भनक लगी, पर इस बार उन्होंने इसे समस्या मानकर नहीं, संकेत मानकर देखा। संकेत इस बात का कि नई पीढ़ी को बिना हथियार की विजय की कहानी ठीक से समझाई नहीं गई थी। शांति उनके लिए सामान्य थी, इसलिए मूल्यहीन लगने लगी थी। एक निर्णय लिया गया, इतिहास को छिपाया नहीं जाएगा, बल्कि पूरा बताया जाएगा। केवल विजय नहीं, उसकी कीमत भी। राज्य भर में यात्राएं शुरू हुईं। विद्वान, बुजुर्ग और कभी-कभी साधारण लोग अपने अनुभव सुनाने लगे। वे बताते कि युद्ध केवल वीरता नहीं, भूख भी लाता है। केवल सम्मान नहीं, अनाथ बच्चे भी छोड़ जाता है। केवल सीमाएं नहीं बदलता, आत्माएं भी तोड़ता है। एक सभा में एक वृद्ध सैनिक आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली थी। उसने कहा, मैंने तलवार चलाई है और मैं चाहता हूं कि तुम में से किसी को कभी ना चलानी पड़े। उसकी आवाज में कोई उपदेश नहीं था, केवल थकान थी। ये सुनकर कई युवा पहली बार चुप हुए। उनके लिए युद्ध अब कहानी नहीं रहा, एक बोझ बन गया। पर हर कोई नहीं बदला। कुछ युवाओं ने तर्क दिया कि यदि युद्ध इतना ही बुरा था, तो उनके पूर्वजों ने उसे क्यों लड़ा? ये प्रश्न सरल था, पर उत्तर कठिन। इस प्रश्न का उत्तर किसी सभा में नहीं दिया गया, उत्तर जीवन ने दिया। उसी समय राज्य के एक हिस्से में दो समुदायों के बीच पुराना विवाद फिर उभर आया। ये विवाद पीढ़ियों पुराना था, जिसे अब तक संवाद से संभाला जाता रहा था। पर इस बार युवाओं ने जल्दबाजी दिखाई। कुछ जगह झड़पें हुईं। हथियार नहीं थे, पर हाथों में पत्थर थे, शब्दों में जहर था। स्थिति गंभीर थी। परिषद ने तुरंत हस्तक्षेप किया, पर इस बार नियमों से नहीं, अनुभव से। उन्होंने उन वृद्धों को बुलाया जिन्होंने पहले ऐसे संघर्ष देखे थे। उन्हें दोनों समुदायों के बीच बैठाया गया, न्यायाधीश बनाकर नहीं, साक्षी बनाकर। वृद्धों ने अपने जीवन की कहानियां सुनाई, कैसे एक छोटी झड़प ने वर्षों की दुश्मनी को जन्म दिया, कैसे एक दिन का क्रोध कई पीढ़ियों की पीड़ा बन गया। धीरे धीरे युवाओं का आवेश थमने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे वही गलती दोहराने जा रहे थे जिससे ये व्यवस्था बचने की कोशिश कर रही थी। इस संघर्ष का समाधान तुरंत नहीं हुआ, पर हथियार नहीं उठे। यही सबसे बड़ी जीत थी।
इसी घटना ने परिषद को एक और निर्णय लेने पर मजबूर किया। उन्होंने तय किया कि शिक्षा में केवल ज्ञान नहीं, विवेक भी शामिल होगा। बच्चों को केवल ये नहीं सिखाया जाएगा कि क्या सही है, बल्कि ये भी कि गलत क्यों आकर्षक लगता है। स्कूलों और सभाओं में प्रश्न पूछने की संस्कृति को और गहरा किया गया। असहमति को डर नहीं, सीख माना गया। समय के साथ ये बदलाव दिखने लगा। युवा अब केवल उत्तर नहीं चाहते थे, वे प्रक्रिया समझना चाहते थे। वे पूछते कि संवाद क्यों काम करता है और कब नहीं। इसी दौरान एक रोचक घटना घटी। राज्य के बाहर से कुछ लोग आए जो इस व्यवस्था को देखने समझने आए थे। उन्होंने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि बिना हथियार का युद्ध वास्तव में कैसे जीता जाता है। परिषद ने उन्हें कोई ग्रंथ नहीं दिया, कोई नियमावली नहीं सौंपी। उन्हें बस राज्य में रहने दिया, लोगों के बीच। कुछ महीनों बाद जब वे लौटे तो उन्होंने कहा, ये कोई नीति नहीं, ये आदत है। ये वाक्य बाद में बहुत दोहराया गया। पर आदतें भी कमजोर पड़ सकती हैं यदि उन्हें याद न दिलाया जाए। इसलिए राज्य में एक परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष एक दिन ऐसा होता जब कोई उत्सव नहीं, कोई शोक नहीं होता। उस दिन लोग केवल ये साझा करते कि पिछले वर्ष उन्होंने कौन सा संघर्ष बिना हथियार सुलझाया। कहीं ये पारिवारिक विवाद होता, कहीं व्यापारिक, कहीं वैचारिक। छोटे छोटे युद्ध, छोटी छोटी जीतें। यही दिन धीरे धीरे सबसे महत्वपूर्ण बन गया। एक बार एक बच्चे ने पूछा, अगर कोई हमें मजबूर कर दे लड़ने पर, तब? उसकी मां ने उत्तर दिया, तब लड़ना पड़ेगा। पर मजबूरी को आखिरी जगह पर रखना ही हमारी जीत है, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां कहानी किसी राजा या विद्वान की नहीं रह जाती, बल्कि हर उस व्यक्ति की बन जाती है जो क्रोध के सामने रुककर सोचता है। बिना हथियार का युद्ध अब किसी शर्त की पूर्ति नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी, हर पीढ़ी के लिए, हर व्यक्ति के लिए। और जब तक ये जिम्मेदारी याद रखी जाएगी, तब तक ये राज्य केवल सीमाओं से नहीं, विचारों से सुरक्षित रहेगा। समय अब किसी पात्र की तरह इस कथा में प्रवेश कर चुका था, न दिखने वाला, न सुनाई देने वाला, पर हर चीज को आकार देने वाला। पीढ़ियां बदल चुकी थीं। अकबर और बीरबल अब स्मृति नहीं, चेतना बन चुके थे। उनका नाम कम लिया जाता था, पर उनका प्रभाव हर उस क्षण मौजूद रहता था जब कोई व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेने से पहले रुक जाता था। राज्य अब वैसा नहीं था जैसा कभी था। न वो केवल सीमाओं से पहचाना जाता था, न सत्ता के केंद्र से। उसकी पहचान अब उसके व्यवहार से होती थी। बाहर से आने वाले लोग कहते थे कि यहाँ शांति है, पर भीतर रहने वाले जानते थे कि ये शांति सहज नहीं, साधना से बनी है। बिना हथियार का युद्ध जीतने की वो पुरानी चुनौती अब किसी शर्त की तरह नहीं, बल्कि एक कसौटी की तरह हर दिन सामने आती थी। हर पीढ़ी को उसे फिर से जीतना पड़ता था। इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने वर्षों से बनी इस व्यवस्था को अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा में डाल दिया। राज्य के भीतर ही एक बड़ा मतभेद उभर आया। ये न तो धर्म का था, न भूमि का, न सत्ता का, ये पहचान का था। कुछ लोग मानने लगे थे कि राज्य ने अपनी विशिष्टता खो दी है, कि संवाद और सहमति ने साहस को कमजोर कर दिया है। वे कहते थे कि जो व्यवस्था हर किसी को सुनती है, वो कभी कभी दिशा खो देती है। ये विचार धीरे धीरे फैलने लगा। कोई हथियार नहीं उठा, कोई विद्रोह नहीं हुआ, पर शब्दों में तीखापन आ गया। सभाओं में आवाजें ऊंची होने लगीं। पुराने घाव, जिन्हें वर्षों से सहलाकर भरा गया था, फिर से कुरेदे जाने लगे। ये वो क्षण था जहां एक छोटी सी चोक सब कुछ बदल सकती थी। परिषद ने आपात बैठक बुलाई। पहली बार लंबे समय बाद उनके चेहरों पर असमंजस था। वे जानते थे कि ये समस्या किसी आदेश से नहीं सुलझेगी और ना ही इसे अनदेखा किया जा सकता है। किसी ने कहा कि ये विचार खतरनाक है, इन्हें रोका जाना चाहिए। किसी ने कहा कि इन्हें पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए ताकि सच सामने आए। बहस लंबी चली, पर निष्कर्ष नहीं निकला। तभी परिषद का सबसे वृद्ध सदस्य बोला। उसकी आवाज धीमी थी, पर स्थिर। उसने कहा, हम भूल रहे हैं कि ये व्यवस्था क्यों बनी थी। बिना हथियार का युद्ध जीतने का अर्थ ये नहीं कि हथियार कभी उठेंगे ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम हर बार खुद से पूछेंगे, क्या ये अंतिम रास्ता है? सभा में मौन छा गया। निर्णय हुआ कि इस बार कोई बीच का रास्ता नहीं चुना जाएगा। पूरे राज्य में एक खुला संवाद होगा, सबसे बड़ा, सबसे कठिन। हर विचार को सामने आने दिया जाएगा, चाहे वो असहज ही क्यों ना हो। सभाएं शुरू हुई।
छोटे गांवों से लेकर बड़े नगरों तक लोग इकट्ठा हुए। कुछ ने व्यवस्था की प्रशंसा की, कुछ ने उसकी आलोचना की। कुछ ने कहा कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, कुछ ने कहा कि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। शब्द टकराए, भावनाएं उभरी, पर एक नियम सबने माना, हिंसा नहीं। कई बार माहौल इतना गर्म हो जाता कि लगता अब सब टूट जाएगा, पर हर बार कोई ना कोई साधारण व्यक्ति खड़ा होकर कुछ ऐसा कह देता जो सबको रोक देता। कहीं एक माँ बोली, मुझे किसी विचार से ज्यादा अपने बच्चे की सलामती चाहिए। कहीं एक व्यापारी बोला, मुनाफा युद्ध में नहीं, स्थिरता में है। कहीं एक युवा बोला, हमें लड़ने से नहीं, सुने न जाने से गुस्सा आता है। इन वाक्यों में कोई नीति नहीं थी, पर सच्चाई थी। ये प्रक्रिया महीनों चली। लोग थके, नाराज हुए, लौटे, फिर आए। कई बार लगा कि ये सब व्यर्थ है, पर धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होने लगी। लोग लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस अपनी जगह देखना चाहते थे। अंततः एक साझा समझ बनी। न कोई लिखित संविधान बदला गया, न कोई नया नियम जोड़ा गया। केवल एक बात तय हुई कि कोई भी विचार, चाहे वो कितना ही कठोर क्यों ना हो, तब तक शत्रु नहीं माना जाएगा जब तक वो हथियार की मांग ना करे। ये निर्णय सरल था, पर उसका भार बहुत बड़ा था। इसके बाद समय ने जैसे एक गहरी सांस ली। तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। लोग पूरी तरह सहमत नहीं थे, पर वे अब एक दूसरे से डरते भी नहीं थे। कुछ वर्ष बाद एक बालक ने अपने शिक्षक से पूछा, क्या हमारे राज्य में कभी आखिरी युद्ध होगा? शिक्षक मुस्कुराया और बोला, हर दिन होता है। बालक चौंका, कहां? शिक्षक ने उसके सीने की ओर इशारा किया, यहीं। जब तुम गुस्से में भी किसी को सुन लेते हो, तब तुम जीत जाते हो। यही इस कहानी का अंतिम सत्य था। अकबर की चुनौती पूरी हो चुकी थी, न केवल बीरबल द्वारा, बल्कि हर उस व्यक्ति द्वारा जिसने हथियार उठाने से पहले विवेक को चुना। बीरबल की बुद्धि अब किसी व्यक्ति में सीमित नहीं थी, वो सामूहिक चेतना बन चुकी थी। इतिहासकार जब इस युग को लिखते तो वे किसी एक युद्ध का उल्लेख नहीं करते। वे लिखते कि ये वो समय था जब सबसे बड़ा साहस हमला करने में नहीं, रुकने में था। जब सबसे बड़ी जीत शत्रु को हराने में नहीं, उसे शत्रु न बनने देने में थी। और शायद यही इस कथा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। क्योंकि बिना हथियार का युद्ध कोई कहानी नहीं, एक निरंतर प्रयास है। और जब तक मनुष्य सोचता रहेगा, ये युद्ध चलता रहेगा, शांत, गहरा और मानवता के पक्ष में।